सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण का दंश लोग झेल ही रहे थे, लेकिन अब मामला प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी बढ़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिए जाने की कवायद शुरू हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, जो देश बचा हुआ है उसको भी बर्बाद करने का एक उपयुक्त साधन अपनाया जा रहा है। अभी तक तो सरकारी क्षेत्रों में ही था, अब निजी क्षेत्रों में हो गया। नहीं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आरक्षण से आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? दिक्कत ही दिक्कत भैया, क्या नहीं दिक्कत है आप ये पूछिए। वही बताइए। दिक्कत क्यों नहीं है? अभी तक आरक्षण से देश पीछे जा रहा है, चला भी गया। उसके बाद मेरिट सिस्टम प्रभावित हो रही है, किसी का हक मारा जा रहा है, जो उपयुक्त व्यक्ति है उसका हक मारा जा रहा है। यहाँ पे दो दिक्कतें आ रही हैं पूर्व में जो आरक्षण चल रहा था। एक तो जो उसके लिए उपयुक्त है उसका चयन नहीं हो पा रहा है, दूसरा अगर चयन नहीं हो पा रहा है तो क्वालिटी डाउन हो रही है। क्वालिटी डाउन हो रही है तो देश को हम अच्छा ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं। देश को ग्रोथ नहीं देंगे तो क्या है, फिर देश हमारा धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। नहीं तो आरक्षण की व्यवस्था जिस लिए लागू की गई है हाँ कि जितने पिछड़े हैं वो अगड़े हो जाएं, हाँ, क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कितने लोग अगड़े बने आरक्षण से? कोई आंकड़ा नहीं है। इसी चीज़ की बार बार मांग की जाती है कि कम से कम आरक्षण से क्या लाभ हुआ उसकी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार समीक्षा की बात भी नहीं करती है। लोग परेशान होकर जो देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए संवेदनशील है, उन्होंने परेशान होकर के अपना निजी क्षेत्र में कारोबार शुरू कर दिया। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय रहा जिसमें आरक्षण की सीमा 50% तक तय की गई थी, जिसका अगर हम देखें तो विभिन्न राज्य सरकारों ने उल्लंघन किया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि समाज का हर वर्ग सामान्य वर्ग को छोड़ करके अपने आप को पिछड़ा घोषित करने में लगा हुआ है और आरक्षण की मांग कर रहा है? इसके पीछे कौन सा माइंडसेट है? क्यों लोग स्वयं को पिछड़ा बताने में, जताने में, आरक्षण पाने में इतना ललायत है? देखिए, इसमें जो समाज के बहुतायत लोग हैं वो चाह रहे हैं कि हम मुझे कुछ करना न पड़े, हराम की बैठ के हम खाएं और अच्छे स्टेटस में रहें। इसको पोषित कौन कर रहा है? हमारे बीच के नेता लोग, जनप्रतिनिधि लोग। जो नेता लोग चाहते हैं कि हमें नेता बनना है वो इस तरह की स्कीम लेके आते हैं समाज में। हमको पसंद भी आता है, अगर मुझको लाभ हो रहा है तो मुझको पसंद भी आ रहा है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि देश हमारा पिछड़ रहा है, देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है और तमाम साले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उपयुक्त लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। आपने नेताओं की बात की तो हम देखते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि आरक्षण से देश की एकता को खतरा बन रहा है। कैसे? आरक्षण से देश की एकता को खतरा बन रहा है। कैसे? देश की एकता को खतरा बन रहा है। कैसे, यही हम जानना चाहते हैं। आरक्षण से समाज में विघटन हो रहा है। समाज में बहुत बहुत संप्रदाय के लोग हैं, बहुत जातियों के लोग हैं, वो सब अपना अलग अलग कुनबा लिए, तबका लिए अपनी बात करती है। कभी वो देश की बात नहीं करती है, ना यूनाइट होकर बात करती है। आप कह रहे हैं बहुत सारा तबका है, लेकिन अगर आज जब बात आरक्षण की होती है तो देश दो गुटों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक आरक्षित है, दूसरा अनारक्षित है। अनारक्षित समाज की बात करते हैं जिसमें दो तीन कैटेगरियां सामने आ रही हैं, एससी, एसटी और ओबीसी। क्या इन लोगों में आपसी प्रेम, सामंजस्य, सामाजिक न्याय, ये सब चीज़ें स्थापित हो चुकी हैं आरक्षण के चलते? ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण के जो आपने पूछा कि ये सब चीज़ें स्थापित हो चुकी हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वो सब लोग वहाँ भी बटे हुए हैं, वहाँ भी आरक्षण उधर उनको परोसा गया। आरक्षण में भी से अपने आप को आरक्षित करना चाहते हैं उसमें से भी। तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण को दिया गया तो संयुक्त हो गए, अच्छी सोच वाले हो गए, डेवलप कर लिए। ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ तब थे वहीं अब भी है। आरक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष भारत से 2 लाख लोग विदेश पलायन कर रहे हैं। कारण देश की सड़ी हुई व्यवस्था। ये हमने अश्विनी उपाध्याय जी को सुनकर जाना है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये सब चीज़ें बताई हैं। तो 2 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। बहुत से उसके कारण हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, या यहाँ रहने लायक वातावरण नहीं है, भ्रष्टाचार है, बैड पॉलिटिक्स यहाँ होती है। तो आरक्षण से
आरक्षण पर ये भी मतलब बात कही जाती है कि देश की प्रतिभाएं देश से पलायन कर रही हैं, जिनमें मेरिट है वो उन देशों में जा रहे हैं जहां मेरिट का सम्मान किया जाता है। यहाँ आपके पास मेरिट है तो आपको सबसे पीछे ढकेला जाता है, पहले आरक्षण वाले को स्थान दिया जाता है। तो इसको कैसे देख रहे हैं, इस पूरी समग्र व्यवस्था को कैसे वही देखते जो हैं? आपने कहा, यहाँ जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको ना तो सम्मान है और ना उसकी प्रतिभा का उपयोग करके देश के विकास में उपयोग किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आदमी परेशान होके लाजमी है कि वो बाहर जाएगा, वहाँ जाएगा जहाँ उसकी प्रतिभाओं का सम्मान होगा। वहाँ उस देश के लिए वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, देश को आगे ले जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की ही बात की जाती है, आरक्षण वालों को ही आगे लाया जाता है। अनुपयुक्त हो फिर भी उससे मतलब नहीं है, मेरिट में ना आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन अमुक पद पे आरक्षण वाले ही होंगे। जो जो इस समय ट्रेंड है और जी। जो विरोध चल रहा है, निजी क्षेत्र ही ऐसे क्षेत्र थे जो अपनी सेवाओं के लिए, मेरिट के लिए जाने जाते थे। अब वहाँ भी आरक्षण पांव पसार रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? अंततः कैसे कंक्लूड करेंगे? सरकार से देखिए आपकी क्या मांग है? देखिए जो जो जिनके देश प्रेम की भावना थी और प्रतिभा वाले थे, वो बाहर नहीं गए, यहाँ पे ही निजी क्षेत्रों में कारोबार शुरू कर दिया उन्होंने और एक क्वालिटी बनाई। अपने गुण के अनुसार, अपने क्वालिटी के दम पे उन्होंने देश में ही अपना स्थान बनाया और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अब सरकार को ये भी फूटी आँखें नहीं सुहाती है, राजनीति का एक नया तरीका लेके आए हैं कि उनके यहाँ जो निजी क्षेत्र में लोगों ने कल कारखाने लगाए हैं, छोटे मोटे कारखाने लगाए हैं, उनमें भी आरक्षण देना चाहती है कि वो भी ख़त्म हो जाए, उनको भी भ्रष्टता की तरफ लेके जाएं। देश के बिगड़ने से, देश के विकास ना होने से किसी को कोई सरोकार नहीं है। खास करके हमारे राजनीतिक जो नेता लोग हैं, वो जो विश्लेषक हैं, वो अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमने सुना है, न्यूज़ में सुना है कि कर्नाटक, हरियाणा और आंध्र प्रदेश, संभवतः इन 3 प्रांतों में निजी क्षेत्रों में आरक्षण शुरू हो गया है। अगर यहाँ शुरुआत हो गई है तो जाहिर सी बात है कि अन्य अन्य प्रांतों में ही शुरू हो जाएगी। यही माना जाएगा कि वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग सब जगह तो मिल जाएंगे आपको। सामान्य वर्ग पर यह आरोप लगता है कि जो भी देश की बदहाल व्यवस्थाएं हैं उस पर जनता की बात करें तो वो चुप्पी साधे हुए होती है, और उनके जनप्रतिनिधि भी, इनके नेता भी सदन में हों, चाहे संसद में हों या विधान भवन में हों, वो कभी भी सामान्य वर्ग की जो का एक तरह से शोषण हो रहा है आरक्षण के जरिए, विभिन्न विदेशकारी कानून के जरिए, उस पर वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या सामान्य वर्ग की जनता, तथाकथित सवर्ण समाज अपनी लड़ाई लड़ने में अक्षम है? उनके जनप्रतिनिधि तक जिनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि उनका भविष्य कैसा होगा? देखिए, वो जो समाज है वो अक्षम नहीं है, सामान्य वर्ग की जो समाज है वो अक्षम नहीं है, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो विवश हैं। वो अगर सही सही बोलेंगे तो संभवतः उनका स्थान खिसक जाएगा, ये महसूस हो रहा है। नहीं, सत्ता में तो भागीदारी उनकी भी है। सदन में जो एसटी समुदाय का व्यक्ति है, एससी समुदाय का प्रतिनिधि है, तो पूरे सदन में कहता है हम दलितों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम पिछड़ा वर्ग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही बात सामान्य वर्ग के लिए क्यों नहीं कही जाती है? अब आपको हम बताएं कि जब आरक्षण को और बढ़ाया गया 10 वर्षों के लिए, उस समय सदन में बहुत सारे सामान्य वर्ग के सांसद थे, लेकिन किसी ने एक भी टूक बोला नहीं, कोई मुंह खोला नहीं। ताली बजा के और मेज बजा के थपथपा के उसको पूरी सहमति दे दी है। तो और वहीं जो है एससी एसटी के जो नेता होते हैं, वो चिल्ला के कहते हैं कि हमारे भाइयों के साथ कोई भी गलत ना होने पाए, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनको सरकार के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन करेंगे, करते भी हैं। उनके समाज के लोग कहते हैं कि ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ देते हैं और तमाम सरकारी चीज़ों का नुकसान करते हैं। हम ये एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इनको जो आरक्षण चाहिए खाली इन्हीं सब में चाहिए। आखिर वो सीमा पे आरक्षण की मांग क्यों नहीं करते, सीमा पे क्यों नहीं जाते हैं?
वहाँ भी जाके इनको देश की सेवा करनी चाहिए। अब आप खुद बताइए कि अगर आरक्षण से कोई इंजीनियर बनेगा तो देश का विकास कैसे होगा? नहीं, प्रश्न फिर एक साइकोलॉजिकल प्रश्न उठता है। हम अगर देखें तो जो आरक्षित समाज के लोग हैं, जो स्वयं को पिछड़ा बताते हैं, जी, दो मानसिकता है। एक, वो अपनी जाति को छोटा मानते हैं, दूसरा अपने आप को आर्थिक रूप से पिछड़ा मानते हैं। जी, तो ये आरक्षण कैसे लाभान्वित करेगा? अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा मानते हैं अपने आप को, तो आर्थिक संसाधन, जैसे आप लोग अक्सर बात करते हैं कि आरक्षण के बजाय संसाधन मुहैया करा दिया जाए जी, तो लोगों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। वो तो किया जा सकता है। अगर वो जाति का विरोध करते हैं तो क्यों खुद को जात से जोड़ते हैं? वो ये बताएं कि हमारी कोई जाति नहीं है, उसी दिन से पिछड़ापन दूर हो जाएगा। भाई, अगर उनकी कोई जाति नहीं है तो फिर वो पिछड़े कहाँ रह गए? अगर जाति है तो फिर जाति का विरोध कैसे? देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर जाति है तो जाति का विरोध होना नहीं चाहिए, और अगर उन जातियों से उन्हें दिक्कत है तो अपनी जात हटा दें वो। और संसाधन के मुहैया कराने के लिए हम बारंबार मांग करते हैं सरकार से, उन्हें समान अवसर दिया जाए। वो पढ़ते लिखते हैं तो भाई उनको भी बराबर मौका मिले। इसी समाज में कुछ लोग हैं जो संतोष वर्मा की तरह आईएएस बनकर भी पिछड़ गए हैं। अब उनके पूरे खानदान का उत्थान करने के लिए ब्राह्मण बालकों को आना पड़ेगा। कोई ऐसा, चाहे ब्राह्मण हो जाए चाहे क्षत्रिय हो जाए, कोई ऐसा बना नहीं है कि जो संतोष वर्मा ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जो है आगे ला सकता हो। जब वो आईएएस बन के आगे नहीं ला पाया, जो कि भारत की सबसे अच्छी सर्विस होती है, आईएएस बनने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, अगर वो वहाँ पहुँच करके अपने को आगे नहीं ले पाया तो चाहे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएं तो चाहे कोई ब्राह्मण हो जाए, वैसे ही स्थिति रहेगी। जाहिर है आरक्षण से ही वो इस मुकाम पर पहुँचे होंगे। और हम देख भी पा रहे हैं कि आरक्षण की गुणवत्ता क्या है। आरक्षण से चुने हुए लोग कैसे समाज में रायता फैलाते हैं, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट हो, नेता हो। यही देखने को मिलता है कि समाज को कैसे और विभाजित करके। सिर्फ संतोष वर्मा का ही उदाहरण अगर लिया जाए, आईएएस होकर के इन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया कि लगता है कि आईएएस से कोई मतलब नहीं है, ये देश का उत्थान नहीं कर सकते। संतोष वर्मा अगर इंजीनियर होते तो संभवतः कुछ न कर पाते, डॉक्टर होते तो ऐसी दवा करते कि पेशेंट मर ही जाता। दुर्भाग्य से अगर भारत में वो शिक्षक बने होते, शिक्षक होते, तो शिक्षा को चरमरा देते। और किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया जाए तो आराम से बर्बाद हो जाएंगे। आपने बड़ी अच्छे से लगभग सभी विषयों पर बात किया। अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपकी क्या अपील है, क्योंकि बहुत तेज़ी से कवायद चल रही है निजी क्षेत्रों में आरक्षण को बढ़ाने की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी इतनी अपील है कि पूर्व में देख लें कि आरक्षण से क्या होता है और शिक्षा को बिगाड़ने से क्या होता है। बाहरी आक्रांता आए अपने यहाँ, इतिहास गवाह है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किए, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए, और उसको शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके उनकी जो सोच थी, जो उद्देश्य था, वो पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। फिर वही सी की पुनरावृत्ति हो रही है। सरकार ने जो आरक्षण आया, सरकारी सर्विसों में आरक्षण आया, उसमें भी शिक्षा को ही बर्बाद किया गया। अब तीसरी सबसे बड़ी कवायद जो चल रही है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हो। निजी क्षेत्रों में मुख्य तीन ही है: इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक। शिक्षा के क्षेत्र में जो देश के लिए कुछ संवेदना रखते हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं, यहीं देश पे रह के ही अपना काम करना चाहते थे, उन्होंने ही निजीकरण की व्यवस्था बनाई थी। अब कोई शिक्षण संस्थान खोले हुए है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, उसमें भी आप आरक्षण लाएंगे। मेरे तरीके से चयन नहीं हो पाएगा तो मैं जैसा चाहता हूँ शिक्षा नहीं दे पाऊँगा। शिक्षा नहीं दे पाऊँगा तो समय तो सतत निकलता जाएगा। आज बच्चा छोटा है, कल बड़ा होगा, फिर बड़ा प्रौढ़ हो जाएगा। वो आधी अधूरी शिक्षा लेके या आरक्षित वर्ग से शिक्षा ले करके फिर वैसे अधूरी शिक्षा हो जाएगा उसके, और फिर देश के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। और धीरे धीरे शिक्षा अगर बिगड़ती है तो देश धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि उस चीज़ की पुनरावृत्ति न कीजिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सब की स्थिति खराब हो जाए और देश हमारा बद से बदतर हो जाए।